मम्मी, मैं आज हॉस्टल में रुकूंगा दोस्तों के साथ। कुछ खास बात नहीं है। कुछ दिन बाद सब तितर बितर हो जाएंगे ना। पता नहीं कौन किधर जाए। बिछड़ने से पहले हम सब कुछ समय साथ रह लें। कल शाम तक घर आ जाऊंगा। पापा को भी कह देना चिंता न करें। एक शांत, सुलझा हुआ और कर्तव्यनिष्ठ पुत्र है नमन। तो माता पिता ने चिंता नहीं की। अगले दिन शाम तक वह नहीं आया। आरती के पास उसकी एक सखी का फोन आया। उसने बताया कि नमन के कैंपस में कुछ शोर मचा है। उसने दूर से सुना था, समझ नहीं पाई कि क्या मामला है। इस फोन के बाद घर में थोड़ी चिंता आई और नमन का फोन मिलाया गया। फोन स्विच ऑफ मिल रहा था, इसलिए चिंता कुछ और बढ़ी। काफी देर बाद नमन ने फोन करके कहा कि मैं कल आऊंगा। कुछ पूछने से पहले ही उसने फोन काट दिया और फिर स्विच ऑफ करके रख दिया। अब परिवार की चिंता का आकार बढ़ गया था। पहले तो कभी वह रात को बाहर नहीं रुका, लेकिन पहले उसने शिक्षा पूरी कहाँ की थी। पहले कभी वह स्विच ऑफ नहीं करता था, लेकिन बातचीत के शोर में वह फोन सुने कैसे, इसलिए ही ऑफ किया हो शायद। अगले दिन के अखबार ने चिंता को विराट रूप दे दिया। महाविद्यालय परिसर में तनाव, आक्रोश, भूख हड़ताल, घेराव, दंगा फसाद, तोड़ फोड़। अरे इतना कुछ हो गया। नमन कहाँ फंसा है? फोन स्विच ऑफ। राहुल का फोन मिलाया गया, पता चला वह तो शहर से बाहर है। मयंक का मिलाया गया तो पता चला उसके पापा बीमार हैं, उन्हें लेकर अस्पताल गया है। 3-4 दिन से नमन को वह मिला ही नहीं। नमन के कुछ सहपाठियों के नंबर उसके पास थे जो उसने मैसेज से भेजे। एक नंबर आरती ने लिया, एक सुमित्रा जी ने और एक पंडित जी ने। तीनों अपने अपने फोन से संपर्क की कोशिश करने लगे। कई घंटे निकल गए पर कुछ हाथ नहीं आया। किसी का फोन ऑफ तो किसी को कुछ पता ही नहीं। नमन के एक सहपाठी का घर हीरा जानता था। वह तुरंत वहां गया। कुछ देर में लौट भी आया। उस घर के लोग भी अखबार देखकर चिंता में थे। उन्हें फोन से इतनी ही सूचना मिली थी कि अब परिस्थितियां नियंत्रण में हैं। आशा है सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पंडित जी गाड़ी निकालकर गेट के बाहर निकले ही थे कि हीरा आ गया। हीरा ने बताया कि हालत सुधर रही है, तो पंडित जी रुक गए। भीतर जाकर फिर फोन पर प्रयास करने लगे। नमन का फोन ऑन हुआ तो उसने बस इतना ही कहा, आ रहा हूँ तुरंत, चिंता मत करना। 1 घंटे बाद नमन घर आया तो माता पिता और बहन को गेट के पास ही खड़ा पाया। उसे देखते ही सुमित्रा जी का धैर्य टूट गया। आंसू गिरने लगे। पंडित जी के चेहरे पर इतनी पीड़ा थी मानो कई दिन से बीमार हों। बोले, नमन, तुमने हम तीनों की जान ही निकाल दी। परिस्थिति जो भी हो बेटा, फोन तो ऑफ नहीं करना चाहिए। सुबह अखबार से पता चला तुम्हारे कैंपस का हाल। तब से सबकी जान हलकान हुई जा रही है। आरती अपने आंसू छिपाते हुए भीतर भागी। हाथ मुंह धोकर नमन हॉल में आया तो आरती सुबह के बने पराठे सब्जी गरम करके ले आई। किसी ने भी सुबह से कुछ खाया नहीं था। खाते खाते नमन ने कहा, मैंने सोचा बताने से आप लोग परेशान हो जाएंगे। स्विच ऑफ मिलेगा तो सोचेंगे कि मैं दोस्तों के साथ मस्ती में हूँ, इसीलिए फोन बंद किया हुआ है। अखबार वाली बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैं तो बस सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहा था वहां पर। सुमित्रा जी ने पूछा, हुआ क्या था तुम्हारे कॉलेज में? नमन ने सोचते हुए कहा, सच्चाई कुछ और थी और उसे छिपाने के लिए कुछ और बयानबाजी हो रही थी। इसी चक्कर में बेचारे स्टूडेंट्स घन चक्कर बन रहे थे बहुत समय से। बस आग भड़क गई हॉस्टल में। परसों तक तो मैं बीच में नहीं पड़ा। मुझे पहले ही शक हो रहा था आधार सर पर। वही जड़ है सारे फसाद की। मैं तो किनारे कट के ही रह रहा था ना, प्रोफेसर से पंगा नहीं लेना था इसलिए। लेकिन जो बेचारे हॉस्टल में रह रहे थे वे घेरे जा रहे थे, फुसलाए जा रहे थे, भड़काए जा रहे थे। मम्मी, हम लोग तो क्लास पूरी होते ही झट से घर भाग आते हैं, 100 झंझटों से बच जाते हैं। पर हॉस्टल वालों के पास ऐसी सुविधा नहीं है ना। उन्हें मोहरा बनाया गया है। पंडित जी बोले, अखबार में भी स्पष्ट नहीं है कि झगड़ा फसाद किस बात पर हुआ। नारेबाजी हुई, लेकिन क्यों हुई यह बात गोल कर दी गई। आगजनी की बात से तो हम दहल ही गए थे।
कुछ साफ नहीं कि क्या जला कैसे जला। ऐसी तो आजकल की पत्रकारिता रह गई है। चिरकुट से अभिनेताओं के पीछे कैमरा लेकर ऐसे घूमेंगे जैसे देश उन्हीं पर टिका है, और जहां देश का भविष्य बनता है उन संस्थानों की ऐसी सतही और निपटाऊ रिपोर्टिंग। नमन ने कहा, वो तो है ही पापा, पत्रकार खोजना चाहते तो खोज सकते थे, कोई समस्या एकदम से खड़ी नहीं हुई। आधार सर प्रैक्टिकल में खूब उलटफेर करते हैं। पैसा देने वाले साल भर पढ़ें न पढ़ें, क्लास अटेंड करें न करें, नंबर पूरे पाते हैं। उनका नेटवर्क भी तगड़ा है। बाहर से प्रोफेसर आते हैं तो इन्हीं के रिकमेंड किए हुए। जो प्रोफेसर इनके विरोध में हैं वे बड़े ही निरीह हैं इनके आगे। उन सब का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ना। आधार सर की तो संसद तक पकड़ है। शहर के पुलिस ऑफिसर्स भी इनकी चमचागिरी करते हैं। आरती ने थालियां समेटते हुए पूछा, घेराव किसका हुआ था? आधार सर का? नमन ने कहा, आधार जी तो अंडरग्राउंड हो गए। मामला बिगड़ते देखकर उनका दायां हाथ कहलाने वाले मौर्य जी को ही पकड़ पाए घेराव करने वाले। ऐसा होना तो था ही एक दिन। बहुत सालों से यही चल रहा है। जड़ें गहरी कर ली हैं आधार सर ने। जो पैसे के बल पर डिग्रियां लेते हैं ना, वे तो कन्नी काट काट कर किनारे हो गए इस समय। कुछ हम जैसे शांति प्रेमी भी हैं, वे भी इतने दिन बचते ही रहे। लेकिन कब तक? हॉस्टल के बच्चे शिकार बनाए गए, उन्हें ढाल बनाकर अपना बचाव कर लिया गया। कई बार मामला घुमा फिरा कर धूल झोंक ली सबकी आंखों में। कब तक चलता है ऐसा? सुमित्रा जी चिंता से नमन की आंखों में ध्यान से देखते हुए बोली, नमन तुम नेता तो नहीं बन रहे हो? नमन हंस पड़ा। अरे मेरी भोली माँ, दुनिया में मेरे करने को कोई काम नहीं बचा क्या? जो नेता बनूंगा उससे 1000 गुना बेहतर है कि मैं पापा का असिस्टेंट बन जाऊं, या जीजू का स्टाफ बन जाऊं, या राम रसायन का ड्राइवर बन जाऊं। क्यों पापा, देंगे मुझे जॉब? कई घंटे बाद सब लोग सामान्य महसूस कर सके और हंस सके। नमन बोलता गया, यह प्रोटेस्ट तो इसलिए हुआ ना कि जब फेयर वर्क होना ही नहीं है तो मत करो एग्जाम का झमेला। क्यों हम समय बर्बाद करें और क्यों यूनिवर्सिटी पैसा बहाए एग्जाम की व्यवस्था में? एक तरफा अनुशासन कब तक चलेगा? मैं तो यही कहता रहा कि वीसी सर से बात करते हैं। हालांकि वीसी सर तक बात गई ही होगी। वे कुछ कर नहीं सके या करना नहीं चाहते, पता नहीं। बेचारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस झेलते झेलते क्या एग्जाम देंगे? एग्जाम की खाना पूर्ति करें ही क्यों? ऐसे ही डिग्री दे दो लाड़लों को। पोस्टर बैनर लगा लो कि यहाँ डिग्री बिकती है। पंडित जी ने कहा, प्रशासन चैन से बैठेगा तो नहीं। सारे आरोप घूम फिरकर तुम्ही लोगों पर आएंगे। अनुशासनहीनता, अशिष्टता, असभ्यता, अश्लीलता, मारधाड़, जाने क्या क्या कहा जाएगा। भ्रामक बातें होंगी, पैसा भी चले शायद। पत्रकारों ने जो बातें छोड़ दी हैं उनका भी लाभ लेंगे। देख लो ज्ञान पर धन किस तरह हावी हो रहा है। यह है सर्वाधिक युवाओं वाला देश, जहां युवा बेचारा निरीह जीव बनाया जा रहा है। यदि अध्यापक और अधिकारी ऐसे दिग्भ्रमित करेंगे समाज को, तो निश्चय ही युवाओं का जोश आक्रोश में बदलेगा। आरती का चेहरा बड़ा रुआंसा हो रहा था। वह बोली, पता है, ऐसे तो सपनों की बुनियाद ही बिगड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे और कैसे उन्नति करेंगे बेचारे बच्चे? कितने सारे लोग तो गांव से आए होंगे, कई कम आय वाले घरों से होंगे, है ना नमन? नमन सोफे पर पसर कर अपने माथे पर बाम मलने लगा था। वह बोला, दूर दराज के भी हैं, अपड़ परिवारों के भी हैं, गरीब घरों के भी हैं। वे बेचारे क्या क्या करें? सभ्यता सीखें, शहरी जीव बने, पढ़ें, मेहनत करें और फिर बड़े लोगों की बड़ी बड़ी गहरी राजनीति को भी समझ लें। कैसे हो सकता है इतना सब? इसीलिए हम कुछ लड़के कोशिश में लगे रहे कि मामला बढ़े ही नहीं, आधार सर का ट्रांसफर ही हो जाए, और कुछ नहीं तो। लेकिन क्यों होगा इतना भी जब उनके ऊपर सत्ता का वरद हस्त है। सुमित्रा जी गुमसुम बैठी थीं। अब बोली, कुछ भी हो नमन, तुम खतरा मोल न लेना कभी। पंडित जी बोले, खतरे तो हर तरफ हैं, हर जगह हैं। हम जहाँ काम करते रहते हैं, पढ़ते हैं, उस जगह के प्रति स्वाभाविक रूप से हमारे कुछ दायित्व भी होते हैं। युवा में स्वाभाविक रूप से ही
आदर्श भी होते हैं, बस इतना ध्यान रखो कि वे मर्यादा शून्य न हो। नमन ने स्वीकार में सिर हिलाया। ना पापा, आगजनी की भी झूठी कहानी थी, घेराव तक ही बात सही थी। एक दो पत्थर किसी ने हवा में फेंके तो थे, लेकिन इसे पथराव पत्रकारों ने बनाया या आधार सर के चमचों ने बनाया, पता नहीं।